एक पिता और एक परिवार था हमारा। पिता और माता के एक अरमान जो होते हैं वो दुनिया के लिए कैसे अच्छे बुरे, दुनिया क्या परिणाम देती है उसका पता नहीं, लेकिन बच्चों के लिए समर्पित होते हैं और बच्चों के लिए भाव से होते हैं। अच्छे नौकरी कर रहे थे, बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, मेरी मोनिका की तरह। शादी का समय भी आने वाला था और दोनों परिवार के अंदर एक अच्छा आत्मिक और भावुक प्रेम था। माता पिता, बेटी बेटा, सब कुछ परिवार में एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर ट्रस्ट करके आराम से जीवन को चला रहे थे। भाव बहुत ही बढ़िया था, विश्वास अच्छा था, एक दूसरे पर समर्पित थे, आत्मिक प्रेम भी बढ़िया था। पिता धीरे धीरे कुछ चीजों को इकट्ठा करके शादी की तैयारी कर रहा था। बेटी की भविष्य के लिए चाहिए हम उसको तैयारी करें, तो पत्नी बार बार मजाक उड़ाती कि क्या अभी से लगे पड़े हो, अभी तो 5 साल बाकी है बेटी के, सब हो जाएगा, कम से कम आराम से अपनी जिंदगी तो जियो, क्यों इतना पजेसिव होकर काम करते हो। उसने कहा नहीं, कुछ तो कुछ करते रहना चाहिए और हमें अपने से जितना श्रेष्ठ हो सके करते रहना चाहिए, क्योंकि पैसा होगा तो शायद हम हमारे लिए खर्च नहीं कर दें और हम हमारे लिए खर्च कर दें और बेटी का जब काम आए तब शायद हम अपना सही रोल नहीं निभा पाए या उसके अपेक्षा के अनुरूप उसकी शादी नहीं करा पाए, तो उसको दुख होगा। हमें अन्य उसकी लड़कियां जैसी हैं उतना क्षमताओं के साथ हमें उसका दायित्व निभाना है और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। बाप अपना काम कर रहा था, इकट्ठे कर रहे थे। ट्विस्ट क्या हुआ था, क्योंकि उसी पिता को जब एक प्रॉब्लम ऐसी आई और जब वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट में जो रिपोर्ट आई थी उसकी कैंसर की आई थी। पिता को कैंसर के प्राइमरी स्टेज की सूचना मिल चुकी थी कि आपको कैंसर हो चुका है और आप इन्फेक्टेड हो। पिता ने पत्नी को भी नहीं कहा, बच्ची को भी नहीं कहा, किसी को नहीं कहा। अब उसने देखा कि मुझसे बहुत लगाव रखते हैं, मेरी जिंदगी के साथ जुड़े हुए, इतने अंतर्मन के भावों से जुड़े हुए। अब उसने धीरे धीरे अपना बिहेवियर थोड़ा रूट कर दिया। वो उन्हें बार बार डांटता रहता, कुछ चीजों को लेके पनिश करता रहता, अपने आदतों से, अपने क्रियाओं से खर्चों को कम करके पैसा बचाने के लिए और अधिक से अधिक काम करने लगा। बेटी पत्नी ये समझ नहीं पा रहे थे कि पिताजी में परिवर्तन क्यों आ रहा है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बेटी की शादी करनी है, ये सब करना ही तो पड़ेगा। नहीं, समय निकलता गया, परिस्थितियां बदलती गई, लंबा समय चला, सगाई भी हो गई, बेटी की शादी भी करवा दी गई। बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में निपटा देता हूं। एक एक अनेक घटना ऐसी घटती है जिसका इस कहानी के साथ मोड़ है। तो सार ये था कि उस व्यक्ति ने शादी कराई, विदाई भी हो गई, बेटी को टिकट दिया गया, वो बिल्कुल जमाई और दोनों हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अब वापस ट्रीटमेंट का जो प्रक्रिया चल रही थी, डॉक्टर ने कहा कि आप फाइनल स्टेज की ओर हो, अब आपके कैंसर से आपकी लाइफ बच नहीं सकती है, आप कितने दिन बचाओगे मुझे नहीं पता है, लेकिन आप उस स्टेज के प्राइमरी स्टेज की ओर आ चुके हो। डॉक्टर को उसने एक डायरी दी थी, उसने कहा था कि डायरी जो है आप मेरे मरने के बाद चला देना या किसी को देना मत। उसने अपने उसके वृतांत लिखे जो इसी कहानी के पाठ है। समय आया और एक दिन कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। परिवार अब समझ पाया कि आखिर ये हो क्यों रहा था और ये क्यों कह रहे थे। उन्हें लगा कि कैंसर ने डायरेक्ट उनकी मृत्यु कर दी है। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पिताजी पिछले 8 सालों से कैंसर की बीमारी के कारण जूझ रहे हैं और परिवार को कहा ही नहीं था और वो अपना काम करते हुए कर रहे थे। बेटी को भी नहीं पता था। बेटी के दिमाग में आया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि डायरेक्ट मृत्यु हो गई है, ऐसा कारण क्या हुआ। कागज खगाले, उधर खगाले, कोई कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कहीं से एक पर्ची का टुकड़ा मिला, किसी डॉक्टर का नाम मिला, तो उस डॉक्टर को, तो उसके कहा फैमिली डॉक्टर हैं, उनके पास बैठे अंकल को सौगंध दी। अंकल ने कहा हाँ आपके पिताजी को कैंसर था और पीछे 8 सालों से ऐसा था, लेकिन मुझे मना कहा, इसलिए मैंने आपको नहीं। उन्होंने कहा कि तेरा बेटी रोने लगी। उसने उस एक एक दृश्य को पुनः याद किया कि मेरे पिता किन दौरों से गुजरे थे, हम क्या समझ रहे थे और वो किन परिस्थितियों में जूझ रहे थे, वो क्या चाहते थे मेरे लिए और मैं क्या सोच रही थी, मेरी माँ क्या सोच रही थी। उन्होंने अपने सब कुछ चीजों को दांव पर लगाकर भी वो सब काम करते रहे जिससे हम खुश होते हैं। और अंत में डॉक्टर से रहा नहीं गया। उसने कहा कि डायरी भी जो है वो मेरे पास रख के गया और मुझे मना कहा था जला दो, लेकिन तेरे भाव देखकर मुझे लगता है कि मैं यदि डायरी नहीं दूं तो मैं अन्याय करूंगा उस परमात्मा के साथ, उस इंसान के साथ। अब क्या लिखा मुझे नहीं पता। डायरी दी गई, उसके अनेक पन्नों में अनेक चीजें थी। कहानी कम से कम पूरी 27 पेज की है, लेकिन एक शॉर्ट इसमें एक ही पन्ने का उदाहरण दे दूं। उस पन्ने के अंदर उसके पिता ने लिखा था
कि मैं जीवन की उस संपूर्ण प्रक्रियाओं के अधीन होकर अपने जीवन को देख रहा हूं। मुझे नजर आ रहा है कि मैं एक बाप के रूप में मेरे अरमान पूरे नहीं कर पाया जो मैं मेरी बेटी के लिए करना चाहता था। प्रकृति ने मुझे उस बीमारी से जूझ कर खड़ा कर दिया है। मुझे तेरी शादी तक जीने के लिए भी जो मैं खर्च करता हूं या मुझे बचाना है, मुझे उसके लिए मेरा बजट ही नहीं था। ये सब बजट तेरा था। मुझे इस बात का दुख है कि मैं तेरे बजट में से मेरी दवाई कर कर उस समय तक जिंदा रहा ताकि तू शादी के समय खुश रहे। बाप की अपनी एक परिस्थितियां होती है। हमें बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती माँ बाप की। आप उन पहलू को उधेड़ नहीं सकते हो। उन परिस्थितियों से गुजर कर जो इंसान के भाव जन्म लेते हैं उनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अनेक बार अनेक दार्शनिक बातों से जीवन निर्माण की बातें की जाती है। अनेक बार लोग भाव की जब बात करते हैं तो एक व्यक्तित्व को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उससे प्रभावित भी होते हैं। लेकिन जब कर्म के व्यक्तित्व की बात करें तो आप में से किसी को मैं आपके व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग बात करूं, क्योंकि सत्य वहीं से जन्म लेता है। तो हम सत्य उन खोखले सिद्धांतों पर हंसी में उड़ा देते हैं या दूसरों का उपहास उड़ाते हैं। हाँ, क्या बात करते होंगे, यही बात होगी। अर्थात आपके भावों के अंदर एक तुच्छ वृत्ति के अलावा किसी सृजन के भाव या जीवन निर्माण के संकल्प कभी नजर ही नहीं आते। आप किसी रिश्ते को, किसी बनने वाली प्रक्रिया को या उस सृजन के पीछे व्यक्तित्व के बनने वाले रूपांतरण को हम नहीं समझते। हम सदैव अपने कर्मों से, अपनी सोच से दूसरों लोगों का उपहास उड़ाते हैं या किसी व्यक्ति के आत्मबल को भी ऐसा महसूस करते हैं कि शायद ये तो ऐसे ही क्या कर देंगे, क्या होता है। हम अपने से अलग हटकर जीने वाले को भाव के साथ, किसी आत्मबल से, किसी व्यक्ति के साथ खड़े रहकर, सीख कर या जीवन बनाकर, जब मूल्य बनाकर जीवन जीना चाहता है तो हम उसको सम्मान नहीं देते। उसको कहेंगे ये तो ऐसा ही। अरे हम दोगले होते हैं अंदर से। कोई भी व्यक्ति, मैं अक्सर देखता हूँ, हम अपने ऑफिस में भी कोई व्यक्ति तो बात करते हैं आत्मविश्वास से, अंदर से हम बड़े बोलते हैं, जिंदगी के अंदर अनेक करप्टेड है। लेकिन जिंदगी की जब बनाने की बात आती है, ठोस तरीके से जीने की बात आती है, तो हम स्वाभिमान से उस व्यक्ति का आदर भी कर पाते हैं जो सत्य स्वीकार करके जीवन बनाने के लिए चल पड़ना चाहते हैं। जब तक हम आत्मविश्वास के साथ आप सत्य के रास्ते को स्वीकार करके अपने दिमाग को उन्मुक्त करके अपने जीवन के अनुकूल नहीं बना पाएंगे तो आपकी सोच आपको भी अपने कर्म करने की शक्ति नहीं देगी। उस बाप में वो शक्ति थी। वो भाव जानता था, प्रकृति को भी जानता था और उसने अपने दायित्व को निभाया भी सही। और उस बीमारी के अंदर, हमारे अंदर भी होता है। अनेक बार अनेक पिता ऐसे होते हैं, अनेक माएँ ऐसी होती है, किसी की आदत होती है हर बार रोना रोते रहते हैं, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँ वैसा करूँ। और कुछ माएँ और कुछ पिता ऐसे होते हैं कि पूरी जिंदगी अपने गमों के साथ जी लेते हैं। परिवार को पता ही नहीं चलता है कि वो किस दर्द से गुजर रहे हैं या वो किस प्रक्रिया से इस चीज को देख रहे हैं। हमारे पास भी ऐसा होता है। आपका एक परिवार है, शायद गांधी का, शायद मोदी का, चाहे राम भगवान का, हम एक पूरी प्रकृति का परिवार है। शायद हमारा ईश्वर भी तो कहीं उस बाप की तरह होता तो नहीं है जो इस सभ्यता को बेटर बनाने के लिए, इस सभ्यता को उत्कृष्ट बनाने के लिए बहुत कुछ सोचता है आपके बेहतर के लिए। वो तकलीफों के साथ सहन कर रहा है और हम उसकी भावना को समझ ही नहीं पा रहे हैं और हम अपनी डिमांड करते जा रहे हैं। उस बेटी ने भी अपनी शादी के लिए एक एक चीज की डिमांड की होगी, पापा ने हंस हंस के एक एक चीज दी होगी और शायद ये बातें पहले पता हो जाती तो शायद बेटी कभी मांग ही नहीं पाती। लेकिन उस बाप ने हंस हंस के हर चीज देता गया। ईश्वर ही शायद हमको ऐसा ही तो दे रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको शायद मैं कुछ दे रहा हूं पर आप समझ नहीं पा रहे हो, ये भी तो हो सकता है। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कौन से कर्म हैं? क्या इन कर्मों से मैं ताकतवर हूं या मैं ताकतवर नहीं बन रहा हूं? मेरा डेवलपमेंट हो रहा है या मेरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? यदि मेरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? और जो नहीं कर रहे हैं वो मेरी लाइफ को क्या कर सकते हैं, वो मेरे लिए क्या मदद कर सकते हैं? जब नहीं कर सकते तो मैं सुनता क्यों उनकी? इन सब प्रश्नों के उत्तर जब तक हमें नहीं मिलते हैं आपका जीवन अधूरा है। आपके बहुत सारे पूजन दिवस मना लें, अनेक पिताओं की कहानियां सुना दें। जीवन संपूर्ण रूप में कभी विकसित नहीं होता है और न जीवन का निर्धारण कर पाते हैं। मुझे जरूरत इस बात की होती है कि आप भी समय होता है
समय की एक लिमिटेड रखी हमने, आज का 1 ही घंटा रखा है। मैं बहुत कुछ आपके चिंतन की दिशाओं को इन नंबरों के खेल से ऊपर उठाकर जीवन में कामयाबी के साथ उस हंसते हुए राजनेता, समाज के सक्षम नेतृत्व करने वाले लोग या उस वैज्ञानिकों की परिपाटी से ऊपर उठकर मानव समाज का कल्याण करके एक नई भूमिका निभाने वाली सृजनात्मक जीवन का जो सौंदर्य है वो आपकी आंखों में पल्लवित होना है, ये आपकी आंखों में पले कई गुना बेहतर जीवन है। हम सब के सब भारत के यदि 25 करोड़ लोग, बच्चे भी ऐसे जो युवा हैं आज के जमाने में, और 2500 करोड़ को एक ही दिशा लेके बैठे हैं कि सबके सब टीचर बने, सबके सब कलेक्टर बने, सबके सब पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर ही बन जाए, हाउ कैन पॉसिबल? इस सभ्यता को प्रश्न करना ही होगा कि हम सब कुछ बनकर सब बिखर जाएं। इससे बढ़िया है कि हम कुछ सीख लें जो सरकार सिखाना चाहती है, पढ़ना लिखना, योग्य बनना, दिमाग की आंतरिक शक्तियां और निर्णय लेने की शक्तियां, कॉन्फिडेंस, व्यक्तित्व निर्माण, ये सब सीख लें। लेकिन जीवन बनाना अपने उम्मीदों पर, अपनी सामर्थ्य और अपनी सक्षमता से हम परिभाषित करना शुरू करें। शायद तुम कलेक्टर बनने चले हो और शायद ऐसे बन जाओ कि 50-100 कलेक्टर क्या पूरे देश के कलेक्टर तुम्हारे नीचे काम करें। बहुत कुछ संभावनाओं में नीच है। जीवन को उछालने की जरूरत है, सोच को बढ़ाने की जरूरत है और कर्मों को परिभाषित करने की जरूरत है। वक्त आ चुका है कि हम अपने कर्मों को हिंदू समाज नए रूप में परिभाषित करे और उन माओं को पैदा करे, उन व्यक्तित्व को पैदा करे जो बचपन में अपने बेटे को, चाहे वो धनुष पकड़ा है, तलवार पकड़ा है, गीता पकड़ा है, चाहे धर्म की किसी को पकड़ा है, कहीं कहीं विवेकानंद जन्म लेगा, कहीं शिवाजी लेगा, कहीं प्रताप जन्म लेगा, लेकिन कब? जब हम उसको पकड़ाएं। ऐसी माएं पैदा हो, ऐसे बेटे पैदा हो कि उनको इंग्लिश पढ़ानी है तो अपनी जिंदगी बदल दे। 2 साल इंग्लैंड चली जाए, महात्मा गांधी को जैसे उनके माँ बाप ने भेजा, 2 साल वहां नौकरी कर ले, भले झाड़ू की, और अपने बेटे को 4 साल इंग्लिश पढ़ा दे। मुझे लगता है कि हम इंडिया में रह के 25 साल तक इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं, जबरदस्ती पढ़ा के भी वो 2 साल में पढ़ते हुए आ जाएगा, कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इंग्लिश बोलकर लाखों रुपये से कमा लेगा। जीवन बनाने के लिए माँ बाप को और जीवन बनाने के लिए हमें दायित्व लेने की जरूरत है। किसी के भरोसे छोड़ने का समय चला गया। ये सब व्यापार है, सब स्कूल व्यापार है, जो इंग्लिश मीडियम की सबके सब व्यापार है। यदि व्यापार नहीं होते तो शायद सब इंग्लिश की जो इंडिया की कमी है, आज इंग्लिश मीडियम स्कूलों से कम भारत के अंदर ऐसे अनेक बच्चे होंगे जो 5 करोड़ बच्चे इंग्लिश स्कूलों से पढ़ के निकल गए होंगे, लेकिन 5 करोड़ बच्चों को माइक दे दो तो एक सेंटेंस बोल नहीं पा रहे, एक स्पीच नहीं दे पा रहे अंग्रेजी में। यदि इंग्लिश पढ़ानी है तो पहले से निर्णय लो, सब कुछ बदल डालो, ताकि वो बच्चा बार बार गिड़ा के दूसरों के सामने कमजोर साबित नहीं हो। बातें इंग्लिश में करे, बचपन से इंग्लिश सिखा दो उसको, ताकि आपको क्या बनाना है, उसको श्रेष्ठ बनाना है तो बचपन से ही ऐसी शिक्षा दे दो कि विवेकानंद के रास्ते पे चल पड़े, प्रताप के रास्ते पे चल पड़े, शिवाजी के रास्ते पे चल पड़े। अधूरी ट्विंकल ट्विंकल की कविताओं से ऊपर उठकर आपको आने वाले बच्चों को एक काला टीका लगाकर, समाज में बच्चे के मुखड़ा दिखाकर, मछली जल की कहानियां सुनाकर डॉक्टर या कुछ बड़ा बनाना चाहोगे, कभी नहीं बनेंगे। तो वो भूमिकाएं बदलनी पड़ेंगी। और मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि 10 साल बाद आप ही इन सब चीजों के दारोमदार होंगे और आप ही करोगे। आपके अंदर से ही वो चीजें बदलेंगी जो हम बदल चुके हैं या जिनकी शादियां हो चुकी है, वो कुछ नहीं बदल सकते हैं। वो तो हो गए, वो तो घड़े बन चुके, पक चुके हैं। उनके घड़ों के अंदर परिवर्तन करोगे, छिटक जाएंगे, टूट जाएंगे। अब तो जो है उसको संभालना हमको, वो घड़े नहीं बदल सकते। उन घड़ों से पानी भर के पिया जा सकता है। और ज्यादा सक्षमता है तो ऊपर कलर कर दो, डिजाइन बना दो, बढ़िया चित्रकारी, बस इतना ही हो सकता है। उन घड़ों को पका नहीं सकते हम। पकने का समय तुम्हारा आया है, हम उन चीज को समझें। कोई भी नोट भी बनाए 10वीं 12वीं के आज भी है, क्योंकि वो मेरे अपने हैं और मेरा अपना है। बाजार में समोसे खाने के लिए कागज नहीं है। जब हम किसी भी आदत को, किसी चीज को अपनी मानते हैं तो आपसे ज्यादा मेरी कोई राइटिंग नहीं। किताब देखोगे मैंने कोई लाल पीले कोई रंग ही नहीं प्रयोग किए हैं। राइटिंग देखोगे लगेगा ये तो हम तो ऐसे रफ में काम करते हैं। आपके लिए रफ हो सकती है, लेकिन मुझे सब याद है क्योंकि मैंने दिल से बनाया उसको। भले कैसे भी है, एक भी नहीं भूला उसमें से। आपको परिभाषा से अभी भी बोलता हूं। 22 साल हो गए। ये ज्ञान आपकी आत्मा से जब जुड़ जाता है तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए कोई भी काम ऐसा मत करो
ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। कितने युगों तक तुम इस प्रक्रिया में गुजरते रहोगे, आप उसकी कल्पना नहीं जानते। ये 1 साल की कहानी नहीं है। 1 साल से कभी किसी की लाइफ सुखी नहीं बनी है। 100 साल पूरी मेहनत करते तब बदलती है। ऐसे ही एक जन्म से कभी जीवन परमात्मा की ओर नहीं जाता है। हजारों साल तक जन्म लोगे तब कोई जीवन बदलते हैं। ये संपूर्ण प्रकृति की प्रक्रियाओं को आप जान नहीं पाएंगे। 1 साल, 1 दिन के काम से 10वीं बोर्ड का रिजल्ट नहीं आता है। साल भर पढ़ेंगे तो 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आता है। ऐसे हर साल अच्छे काम करने से लाइफ बनती है। ऐसे हर जन्म में बेहतर करने से मानव से महामानव बनता है। ये लंबी प्रक्रिया है, उसको अलग अलग कभी एक संक्षिप्त दृष्टि में कभी सोचे नहीं, हम नहीं समझ पाए। हर क्रिया का महत्व है, हर पॉजिटिव क्रिया का। चिड़िया के तिनके में भी उतना ही महत्व है जितना तुम्हारे घर बनाने के और प्लास्टर करने में महत्व। दोनों एक ही क्रिया है। उसका भी अपना घर है और आपका भी अपना घर है। दोनों की क्रिया एक है, चाहे वो चिड़िया का तिनका हो या तुम्हारे मेल की ईंट हो, दोनों कोई अंतर नहीं। आपको जीवन को जानना पड़ेगा, किताबों से पढ़े, किताबों से पढ़े। किताबें पढ़ने के लिए मैं कहता हूँ 4 घंटों में ही 95 बनते हैं। आप उस किताबों की क्षमताओं को बढ़ा दो, किताबों की पढ़ाई अपने आप होती है।